नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भूपतवाला क्षेत्र में नए बने आश्रम का उद्घाटन किया और भागवत कथा में भी शामिल हुए। इस दौरान साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के चलते पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा ठप पड़ी थी, लेकिन इस बार यात्रा ठीक ढंग से चलेगी और राज्य सरकार की कोशिश है कि यात्रा में जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आए वे बिना किसी परेशानी के सकुशल वापस लौटे। पिछले 2 वर्षों तक यात्रा चल नहीं पाई है महामारी के कारण। इस बार यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुगम आसान और आरामदायक, किसी को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो भी यात्री हमारे यहाँ आए सब सकुशल वापस जाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए हम समूचे प्रबंध कर रहे हैं। सर, कुछ संतों ने मांग की है कि चारधाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, आपसे मांग की है, क्या कहेंगे फिर ऐसे में? अभी ऐसी कोई बात मेरे सामने आई नहीं और कहीं भी ऐसा जो भी होगा, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में, संत समाज के, धर्म के हित में जो भी निर्णय होगा, हम वो निर्णय लेंगे। हमने उत्तराखंड राज्य के जंगल इन दिनों तप रहे हैं। वर्तमान हालात ये हैं कि पिछले 1.5 महीनों के भीतर करीब 355 हेक्टेयर जंगलों में आग लग चुकी है। हालांकि सरकारी मशीनरी अब तक आग पर काबू पाने में नाकाम रही है। वहीं उत्तराखंड का एक 22 वर्षीय युवक शंकर सिंह बिष्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत शंकर सिंह अपने साथी के साथ उत्तराखंड की चौखुटिया से देहरादून होते हुए राष्ट्रपति भवन के लिए पैदल मार्च कर रहा है। दरअसल ये पैदल मार्च शंकर सिंह ने 1 अप्रैल को उत्तराखंड के चौखुटिया से शुरू किया था, जिसके बाद आज वो देहरादून पहुंचे। देहरादून पहुंचकर शंकर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। फिलहाल कल फिर अपने पैदल मार्च को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति भवन दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे संवाददाता रोहित कुमार सोनी ने शंकर सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। जंगल इन दिनों धधक रहे हैं और तमाम वजह जंगलों में आग लगाने की बताई जा रही है, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो पिछले 1.5 महीने में करीब 355 से अधिक हेक्टेयर जो है वन अभी तक जल करके सुहा हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शंकर सिंह बिष्ट जी, इनसे बात भी करेंगे। हालांकि काफी युवा भी हैं और जंगलों को बचाने के लिए एक मुहिम भी छेड़ी इन्होंने। जन जागृति अभियान के तहत जो है यहाँ दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाने के यानी पैदल दिल्ली यात्रा कर रहे हैं ताकि जंगलों में जो आग लग रही है उस पर रोकथाम सरकार लगाए, इसके साथ ही जंगलों को बचाया जा सके। इनसे बातचीत भी करेंगे। आप एक रैली निकाल रहे हैं, क्या है रैली में, कितने लोग शामिल हैं और मुख्य रूप से यह जो जनजागृति अभियान आप चला रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? जो सबसे पहले तो बताऊं कि हमारी जो ये जनजागृति पैदल यात्रा है, ये हमारी चौखुटिया, खजुरानी, चनौला से निकली और देहरादून होते हुए दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक हम जाएंगे। और इसमें हम लोगों को जागृत करते हुए, क्योंकि आज जो हमारे पर्यावरण की स्थितियां हैं वो बहुत ही विकराल और विराट समस्याओं से घिरी हुई हैं और कहीं ना कहीं हम एक उस ट्रैक की ओर निकल चुके हैं जो विनाश की ओर जा रहा है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि इस यात्रा के दौरान हम लोगों को जागृत करते हुए दिल्ली तक हम जाएंगे। और क्या मुख्य वजह हम माने, खासकर जो जंगलों में आग लग रही है? जो उत्तराखंड के जंगलों में है वो मुख्य तौर पे प्राकृतिक अग्नि तो नहीं होती है, वो मानवीय अग्नि होती है, मानव ही उसको लगाता है। लेकिन चीड़ जो है उसकी पत्तियां इसमें अपना योगदान 100% बढ़ा देती है, क्योंकि जो चीड़ के पत्ते होते हैं वो बहुत ज्वलनशील होते हैं और जहाँ पे चीड़ होता है तो उस क्षेत्र में पूरा जो जमीन की नमी होती है वो सूख जाती है, तो उस कारण उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ता है। और यही कारण आज उत्तराखंड के आगामी 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और इसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के साथ साथ पर्यटन विभाग भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता रोहित कुमार सोनी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत की। देखिए।
मई महीने से चारधाम की यात्रा प्रारंभ हो रही है। किस तरह की व्यवस्था की गई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। महाराज जी, मई महीने चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है, काफी इस बार श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 2 साल तो कोविड काल में तो बंद था। किस तरह देखता है? नहीं, बहुत यात्रा हो रही है और ये रिकॉर्ड कायम करेगी, मेरा मानना है। और इसमें हमने जो हमारे जहां मोदी जी ठहरे थे, जिस कमरे में गुफा के अंदर, वो गुफा भी बहुत लोग उसमें डिमांड कर रहे हैं। तो इस समय हमारी चारधाम यात्रा बहुत डिमांड है उसकी, काफी यात्री आएंगे और रिकॉर्ड कायम करेगी। व्यवस्था मुकम्मल करने की बड़ी चुनौती, क्योंकि बर्फबारी भी इस बार काफी हुई है। हालांकि बर्फ काफी हद तक हटा दिया गया, लेकिन अभी भी सड़कों की व्यवस्था क्या कुछ और मैनेज करेगा, क्योंकि तमाम चिन्हित ऐसे पॉइंट भी किए गए थे जो डेंजर जोन में आते हैं, जहां भूस्खलन भी होता रहता है। उन सब व्यवस्थाओं कैसे मुकम्मल करेंगे? नहीं, उसके लिए हमारी पीडब्ल्यूडी लगी हुई है, हमने जेसीबी तैनात कर दी है। जहां जहां भी एवलांच आएगा, रास्ते को साफ किया जाएगा और सूचना दी जाएगी कि तत्काल रास्ता साफ हो गया है। तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सड़क हमारी चुस्त दुरुस्त है। सर, इस बार नया पहल भी किया जा रहा है कि जितने भी यात्री आएंगे सभी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इससे कितना फायदा मिलेगा? इससे बहुत फायदा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टाउन की और स्थान की कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही लोग वहां जा पाएंगे। कुछ नया करने जा रहे सर इस बार पहल या कैरावान और कैंपिंग ग्राउंड को डेवलप करने का हमारा विचार है कि जगह जगह हम कैरावान बनाएं, ताकि लोग अपने कैरावान रेंट करके वहां आ सकें और तंबू लगा के वहां रह सकें। ये सारी फैसिलिटी हम कर रहे हैं, जिससे कि एक गरीब से गरीब यात्री भी इसका लाभ उठा सकें। सर, एक सूचना यह भी मिल रही है कि जो जीवन की जो ध्यान गुफा बनाई गई है उसके रेट को डबल कर दिया गया। हालांकि जून तक तो पूरी बुकिंग हो गई है, लेकिन जून के बाद जो होंगे या बुकिंग कराएंगे उनको अब 3,000 रुपये पे करना होगा। इसको किस तरह देखते हैं? मेरे अपने नॉलेज में नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ आपको। ये थे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिनका साथ पर कहना कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पूरी व्यवस्था मुकम्मल है। ऐसे में इस बार चारधाम में आने वाली संख्या श्रद्धालु की काफी अधिक रहने वाली है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोज सोनी, इंडिया न्यूज। देश भर में रामलला के जन्म के उत्सव की धूम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने आदि शक्ति भगवती के उपासना पर्व नवरात्रि भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नैनीताल में सरोवर नगरी नयना देवी मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होने पर नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मां नयना देवी की पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन कर कन्याओं को भोग लगाया। इस अवसर पर नैनीताल नगर के अलावा पर्यटकों ने भी मां नयना के दर्शन किए और सुख शांति की कामना की। माता का दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ है। नवरात्रि का शुभ अवसर है। इस दौरान जो भी मन में भगत मुरादें लेकर आते हैं, माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती है और बहुत ही रमणीक स्थल है। आशा करते हैं कि माता रानी सुख शांति सभी को प्रदान करें। मैंने पूरे नवरात्रि के 9 दिन फास्ट रखे थे और मैं आज मंदिर आई हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ पे कन्या पूजन करूँगी, तो मैंने यहाँ पे दान दक्षिणा दे दी है। नैना देवी का मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। देखिए, हमने 9 दिनों का पूजा अर्चना की, माँ के व्रत किए। तो आज हमारे यहाँ नवरात्रों का विशेष महत्व है। आज के दिन मंदिर में सब लोग कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को खिला रहे हैं। अपना जो भी श्रद्धा है वो यहाँ नैना देवी मंदिर को, क्योंकि माँ ऐसा माना जाता है कि सबकी मनोकामना पूरी करती है और नवरात्रियों में इसका विशेष महत्व है। इसलिए आज के दिन यहाँ बहुत भीड़ लगती है और सब माँ से अपनी मनोकामना। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय के पूर्व कलेक्ट्रेट नामक स्थान में स्थित रामशिला मंदिर मुख्य उत्तर मध्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। कुमाऊं के चंदवशीय राजा रुद्र ने मंदिर की स्थापना की थी, तब से ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर सुबह 9 ग्रह मंदिरों का समूह है और मंदिर की दीवारों पर देव प्रतिमाएं उकेरी हुई है। मंदिर समूहों में पत्थर लगाए गए हैं, लोग इनका पूजन करते हैं और इस मंदिर के पास में चंद्रवंशी राजाओं के समय का खजाने वाले लॉकर भी स्थित है, जिनके श्रद्धालु पूजा करते हैं। रामनवमी पर रामशिला मंदिर में पूजा अर्चना के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है और दूर दूर से मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। वो बहुत देर से देख रहे।
तो रामशिला मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान के पत्थर के चरण पादुका बने हुए हैं जिनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पूजा करने मात्र से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शायद यही वजह है कि दूर दूर से भक्त यहाँ भगवान के द्वार पहुँचते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान के चरण भी बनाए गए हैं और इसी के साथ यहाँ पर एक लॉकर है। कहते हैं ये लॉकर कई सालों पुराना है। इस लॉकर की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पर चंद्रवंशी नाम के एक राजा थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और तभी से ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। ये मंदिर समूह 9 ग्रह मंदिरों का एक समूह है और मंदिर की दीवारों पर देव प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। मंदिर समूह के केंद्रीय कक्ष में पत्थर पर चरण पादुकाएं बनी हैं। सबसे पहले लोग इसी चरण पादुकाओं को छूते हैं और उसके बाद भगवान की पूजा की जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि राजाओं के खजाने हैं जिसके लॉकर बने हुए हैं। इन लॉकरों की भी पूजा होती है। राजाओं के टाइम पे बना था। श्री रामशिला है और यहाँ ये रामनवमी के दिन अल्मोड़े के जितने भी लोग हैं पूजा करने के लिए आते हैं। यही इसका इतिहास है। पहले यहाँ किसी में मल्ला महल करके जाना जाता था। ये तो मल्ला महल में यहाँ उन्हीं के ये मतलब इष्ट देव वगैरह हुए, उन्होंने ये बनाया था। मंदिर में ये रामशिला मंदिर है। ये हम यहाँ कोर्ट में, ये पहले राजाओं का मल्ला महल कहलाता था। ये पूरा महल था, बाद में यहाँ कोर्ट बन गया। तो उन्हीं राजाओं के जो है ये मंदिर है। रामशिला मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। अब इसका जीर्णोद्धार भी हो गया है। यहाँ चरण पादुका हैं रामचंद्र जी की। तो ये रामनवमी के अवसर पर इसको हम यहाँ पूजा करते हैं। मतलब इसकी मान्यता है रामनवमी के दिन यहाँ पर ज़्यादा विशेष इसी दिन का महत्व है। इसके इस तरफ बाएं तरफ जो है ये इनका मंदिर है गणेश भगवान जी का और दाएं तरफ देवी जी का मंदिर है। रामनवमी के अवसर पर रुद्रपुर में हिंदूवादी संगठनों ने भगवा झंडा रैली निकाली। इसके चलते पूरा शहर जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से रामनवमी पर्व परंपरा निर्वाहन तक समिति रह गया था, लेकिन इस बार ये रैली व्यापक तरीके से निकाली गई। ये रैली कैंप से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। इस रैली में हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। इस दौरान जगह जगह लोगों का भव्य स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि रामनवमी का अवसर है, पवित्र अवसर है, भगवान राम का जन्मोत्सव है और पूरा हिंदू समाज पूरे भक्तिभाव से सरोवर है। आज भगवा झंडा यात्रा निकाली गई है। भगवा जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, भगवा जो धर्म की रक्षा का प्रतीक है। आज रुद्रपुर के युवा ये भगवा लेके निकले हैं, संकल्प के साथ निकले हैं उसे भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के संकल्प के लिए। हजारों हजार आज ये युवा भगवा यात्रा में निकले हैं और सब रामनवमी के अवसर पर इस भगवा रैली को सफल बनाया। रुद्रपुर में मां अट्रिया का डोला बड़ी श्रद्धा भाव और सम्मान के साथ अट्रिया मंदिर पहुंचा, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद अट्रिया मेले की शुरुआत की गई। गौरतलब है पिछले कई दशकों से अट्रिया मंदिर में सालाना मेला लगता आ रहा है, जहां लोग अपनी आस्था लेकर मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते ये आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार प्रशासन ने मेला लगाने की इजाजत दे दी। रुद्रपुर के रमपुरा से गाजे बाजे के साथ मां अट्रिया का डोला प्रारंभ हुआ। गाजे बाजे के साथ निकाले गए डोले का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अट्रिया माता की बहुत बड़ी मान्यता है। बड़े बड़े दूर से मेले में भक्त लोग आते हैं, उनकी आस्थाएं पूरी होती हैं और जो भी यहाँ पर बोलता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ये ऐतिहासिक और पारंपरिक हमारा अट्रिया मेला है जो रुद्रपुर की एक शान कहलाता है। तो बहुत ही पुराना मेला है, कम से कम 400-500 साल पुराना मेला है। इस बार भी उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में फोर्स डिप्लॉय किया है। महिला पीएससी, पुरुष पीएससी और थाने के विभिन्न थानों से फोर्स हो गया। 3 एसओस, एसएचओस, एक सीओ के नेतृत्व में, सीओ पंतनगर इसका ओवरऑल सुरक्षा प्रभारी है। इस तरह से मेले के बाहर भी, मंदिर परिसर के अंदर भी हमने सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया है।
यमकेश्वर विधानसभा के गांव हनुमंती में 25 साल बाद रामलीला का आयोजन किया गया। ये रामलीला 2 अप्रैल से शुरू हुई थी और 11 अप्रैल को समापन किया जाएगा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष मालती गौड़ ने बताया कि महिला रामलीला करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है और हमको अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हम सभी महिलाओं द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है जो काफी हद तक सफल भी रहा। इसमें जितने भी कलाकार हैं वे सभी महिलाएं हैं। झांका तो देखा आंगन में। देहरादून में देश के पहले प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर का कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों के उत्पादों को भी खरीदा। उन्होंने कहा कि ये स्टोर राज्य के छोटे उद्यमियों के उत्पादनों को मॉडल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ये योजना छोटे, मंझोले और फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक क्रांतिकारी योजना है। आज हिंदुस्तान का पहला पीएमएफएमई स्टोर जिसका शुभारंभ आज यहाँ पर किया है। जो प्रधानमंत्री जी का ध्येय है कि किसानों को आय दुगनी करना, इसके माध्यम से हम उनके प्रोडक्ट्स को एक मार्केट दे सकते हैं। आज ये शुरुआत हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान का पहला ये स्टोर खुला है और ऐसे हम अन्य जगहों को भी। बागेश्वर जिला चिकित्सालय में हंस फाउंडेशन की मदद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डायलिसिस यूनिट स्थापित हुई, जिसका उत्तराखंड राज्य के समाज कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन राम दास, जिलाधिकारी विनीत कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं की नई सौगात दी गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बागेश्वर में डायलिसिस यूनिट प्रारंभ होने से मरीजों को सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब डायलिसिस कराने के लिए मरीजों को हल्द्वानी और बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बागेश्वर के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे यहाँ 3 बेड का डायलिसिस सेंटर और यूनिट का आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। माननीय जिलाधिकारी जी का कई दिन पहले मुझे दूरभाष से बात हुई थी कि यहाँ डायलिसिस के मरीज आने लग गए हैं। मैंने आपसे कहा शुरुआत कर दीजिए, और जो मुझे जानकारी मिली है कि 54 लोगों ने बागेश्वर के इस यूनिट में डायलिसिस का काम शुरू कर दिया है। और मैं बधाई देता हूँ बागेश्वर क्षेत्र के लोगों को, अपने जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को कि एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का यहाँ शुभारंभ हुआ है। तो ये उत्तराखंड में अब बेरोजगारी की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है और इसी वजह से प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ के पहाड़ी जिलों से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड में बेरोजगारी के आलम के बीच अब सेना के पूर्व सैनिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जी जान लगा रहे हैं। श्रीनगर में ऐसे ही कुछ सैनिक युवाओं को सेना, पुलिस भर्ती, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न टेस्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे हैं। लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आज के टाइम में लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं और लड़कियां आप देख रहे होंगे लड़कों से ज़्यादा तो यहाँ लड़कियां ही हैं। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। अभी तो सब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उसी की पोस्ट आई है ना फिलहाल लड़कियों की। सर मैं अभी तो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, बाद में उसके बाद आगे देखूंगी कि मुझे लक्ष्य में अपने देश की सेवा करूँ और अपने देश की सेवा के लिए जितना हो सके आगे बढ़ूँ। और मुझे तो यहाँ पे देख के यही लगता है, जब मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आई थी, खैर अभी भी मेरा हो ही है पर मतलब काफ़ी प्रोग्रेस हुई है उसमें, और यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है उसके बाद थोड़ा मुझे आगे कुछ सीखने को मिला है। और मेरा यही कहना है कि अगर जब हम ग्रुप में दौड़ते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अकेला कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ से लगभग 5000 प्लस बच्चे जो है भारतीय सेना में जा चुके हैं।
और हमारा टारगेट यही, हमारा लक्ष्य यही है कि हम निस्वार्थ भाव से इन बच्चों का भविष्य बना पाएँ। जो चीज़ें हमने सेना के दौरान अपनी सीखी थी, उन चीज़ों को हम इन बच्चों को यहाँ पे सिखाएं ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हमारी आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, सर का मार्गदर्शन हमें टाइम पे मिल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे लड़के मतलब इस तरफ आ नहीं रहे क्योंकि उन्हें ना अच्छा गाइडलाइन नहीं मिलती है। जैसे सर ने हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ऐसा मिलता नहीं है, लड़के होटल की तरफ भाग जाते हैं ज़्यादा। तो हमें सर का मार्गदर्शन टाइम पे मिलता रहता है, तो हम आगे ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। उधम सिंह नगर में भीषण गर्मी का कहर जारी है और तपती धूप से लोगों का बुरा हाल है। हर जगह गर्मी की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मी की वजह से एक तरफ जहां लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, तो वहीं एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रीज, पंखे की मांग बढ़ती जा रही है। लोग दुकानों पर ये सामान खरीदने पहुंच रहे हैं और भीषण गर्मी के चलते सड़कें भी सुनसान है। लोग भी खरीदारी के लिए या तो सुबह 11 बजे या फिर शाम 5 बजे के बाद निकलते हैं। वहीं लोगों के बाहर न आने की वजह से अब जूस, शिकंजी बेचने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ रही है। हम कूलर खरीदने आए थे। 2-3 दिन से ये गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। ये कल तो 40 डिग्री टेम्परेचर था, इसलिए आज हम आए। हमने कहा चलो मार्केट में कूलर वूलर देखते हैं कोई, तो उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी कुछ गर्मी से, ठीक नहीं। जी क्या अभी गर्मी के प्रभाव से किस तरह का व्यापार है? बहुत वो पड़ रहा है इस पे। तो लोग दिन में निकलते नहीं होंगे बिल्कुल भी, गर्मी से निकलते नहीं हैं। शाम को निकलते हैं, शाम को थोड़ी बहुत दुकानदारी होती है। दिन में तो ऐसी मतलब सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं, मतलब इसी तरह से क्या करें बस। इन दिनों जब से 5-6 दिन से गर्मी बढ़ी है, तब से हमारे यहाँ फ्रिज की, एयर कंडीशनर की, कूलर की, इसकी सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है। इन दिनों जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे कस्टमर का फुटफॉल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छी सेल चल रही है इन दिनों, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे उम्मीद है मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।